शुद्ध परिपथ हमने हम कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर के 2 वीडियो आपको और बता दिए गए हैं। उसमें 1 नंबर वीडियो में हमने किया था कि किरचॉफ के नियमों के बारे में हमने पढ़ा था। एक तो किरचॉफ का प्रथम नियम पढ़ा था, यानी कि किरचॉफ का धारा नियम, या फिर हम इसको संधि नियम भी बोलते हैं। संधि बिंदु पर समस्त धाराओं का बीजगणित योग होता है, या फिर आने वाली धाराओं का जो योग है वो जाने वाली धाराओं के योग के बराबर है। ठीक है। अब दूसरा नियम था किरचॉफ का वोल्ट का नियम, बराबर R/S। ये फॉर्मूला था ब्रिटिशटोन की संतुलन अवस्था के लिए। यानी अगर हमें इसमें से 3 प्रतिरोधों के मान दिए हुए तो हम चौथा प्रतिरोध का मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें PQR का मान दिया हो तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम S का मान निकाल सकते हैं। यानी कि 3 प्रतिरोध दिए हो, चौथे प्रतिरोध का अगर हम मान निकालना है तो हमें ब्रिटिशटोन से को काम में हम ले सकते हैं। और अब हम जो ये इसी फॉर्मूले को हम किरचॉफ के नियम से स्थापित करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक तो यही है कि ब्रिटिशटोन से की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध किरचॉफ के नियम से, तो इसका प्रतिबंध ये रहा संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध P/Q बराबर R/S। ये जो प्रतिबंध नियम है किरचॉफ का नियम लगाकर हमें प्राप्त करके दिखाना है कि किस प्रकार किरचॉफ के नियम की सहायता से हम इस प्रतिबंध को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखना किस प्रकार से हम इस प्रतिबंध को प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिशटोन सेतु है वो बना लेते हैं। यहाँ पर मैं ब्रिटिशटोन सेतु बना रहा हूँ। एक प्रतिरोध ये लगा देते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध यहाँ पर और एक प्रतिरोध यहाँ पर। ये 4 प्रतिरोध लगा दिए गए हैं। कौन कौन से प्रतिरोध लगे हुए होते हैं? यहाँ पर तो होता है P, यहाँ पर होता है Q, यहाँ पर होता है R और ये प्रतिरोध है X। ठीक है। ये विकिरण है A, B, C और D। ठीक है। इसके बीच में एक धारामापी G और एक कुंजी जुड़ी हुई होती है, जबकि विकिरण की भुजा AC के बीच में
प्रतिरोध में धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से धारा निकलने स्टार्ट हो जाएगी। आई जा रही है, धारा जारी है आई, यहाँ तक जारी है आई। अब जैसे ही ये धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी, ये रहा बिंदु ए, तो इस धारा को दो रास्ते यहाँ पर मिलेंगे। तो धारा है ये दो भागों में बढ़ जाएगी। मैं ये मान लेता हूँ कि बी की तरफ जा रही है धारा I1 और डी की तरफ जा रही है धारा I2। लिख सकते हैं ये इस प्रकार से I1 I2, तो I1 प्लस I2 I के बराबर है, यानी कि I1 प्लस I2 है, तो किसके बराबर में है? I के बराबर में है, क्योंकि I तो दो भागों में बढ़ रही है। यहाँ तक चलो I1 जा रही है I1 और ये जा रही है I2। अब आप देखना, जैसे ही ये धारा बिंदु B के ऊपर पहुंचेगी, ये रहा बिंदु B, जैसे ये धारा बिंदु B पर पहुंचेगी, इसको दोबारा से दो रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ये रहा और एक रास्ता ये रहा। दोबारा से धारा दो भागों में बढ़ जाएगी। हम ये मान लेते हैं कि जो धारा मापी में धारा जा रही है वो धारा जा रही है I से जा रही है, तो यहाँ पर धारा कितनी जाएगी वो हम किरचॉफ के प्रथम नियम से निकाल सकते हैं कि आने वाली धारा होती है पॉजिटिव और दूर जाने वाली धारा होती है नेगेटिव। तो ये I1 तो देखना इस बिंदु A की तरफ आ रही है, जबकि I से जा रही है, तो यहाँ पर जो धारा आएगी वो आएगी I1 माइनस I। इसको लिख सकते हैं ये धारा रही I। ये धारा जा रही, देखना I1 I2 आ रही है बिंदु D पर और I3 भी आ रही है बिंदु D पर। तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो क्या कौन सी जाएगी? दोनों देखना एक ही दिशा में है, तो I2 प्लस I3, ये है I1 माइनस I3 और I2 प्लस I3। तो ये तो बिंदु D पर कितनी आएगी, दोनों को हम जोड़ देंगे, I1 माइनस I3 प्लस I2 प्लस I3, I2 प्लस I3। I से कैंसिल हो गया है, हमारे पास में कितना बचा? I1 प्लस I, और जो I1 प्लस I2 वही किसके बराबर में है I। तो I की धारा इसमें से चली जाएगी, यानी हमने जो काम किया अपना दूसरे वो काम अभी तक हम सही करते आ रहे हैं। I धारा हमने ली थी, I धारा इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहाँ तक दोबारा से एक बार इसको देखते हैं। जैसे ही कुर्सी को ऑन करेंगे परिपथ में धारा बहने स्टार्ट हो जाएगी। अब इस सेल से धारा I जा रही है, जैसे ही धारा बिंदु A पर पहुंचेगी, इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक तो I1 और एक I2। ये जो धारा I1 है बिंदु B पर, तो दोबारा से दो भागों में विभाजित होगी। एक तो जो धारा मापी में जा रही है वो तो है I3, और जो बिंदु C की तरफ जा रही है वो है I1 माइनस I3। अब इसी प्रकार से ये है, इस तरफ जाएगी I2 प्लस I3 और ये बिंदु C पर हो जाएगी। ठीक है, अब हमें किरचॉफ का नियम लगाना है, और किरचॉफ का जो सेकंड नियम होता है वो हमेशा बंद पाथ के लिए ही लागू होता है। तो अब हम यहाँ पर बंद पाथ लेंगे तो बंद परिपथ के लिए, बंद परिपथ के लिए लगता है वोल्ट का नियम, और उसके लिए हमें चिन्ह परिपाटी भी पता होनी चाहिए, जो आप इसके पहले वीडियो में बता दीजिए। तो किरचॉफ के वोल्ट का नियम, किरचॉफ के वोल्ट का नियम से तो सबसे पहले अगर धारा भी उसी दिशा में है जिस दिशा में हम चल रहे हैं, देखना धारा भी इसी दिशा में है और हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं, तो याद रखना माइनस लगा दिया हम माइनस। धारा है I1 और प्रतिरोध में से कौन से में जा रही है? B में जा रही है, तो माइनस का I1 भी।
अब हम रास्ता हमारा है बी से लेके डी तक, ये रहा बिंदु बी, ये रहा बिंदु बी। देखना हम इसी दिशा में चल रहे हैं और धारा भी इसी दिशा में है। याद रखना माइनस में आएगा तो माइनस लगा दिया है। और ये जो धारा मापी है और इसका जो प्रतिरोध है वो हम मान लेते हैं आर जी है। तो इसमें जो धारा कितनी जाएगी, माइनस का आई जी और आर जी। ठीक है, अब हम जा रहे हैं डी से लेके ए तक। तो धारा तो देखना इस दिशा में है और हम जा रहे हैं इस दिशा में, तो प्लस में आएगा और लगा दिया है प्लस, और प्रतिरोध है आर और धारा है आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर आई, आर आई और समझ वोल्टों का भेजते हैं जीरो, बराबर लगा दिया है इसमें जीरो। ठीक है, अब अगर संतुलन अवस्था के लिए हम करेंगे तो आई जी का मान हमें पता है जीरो होता है। ये पिछले वीडियो में हमने किया था। संतुलन अवस्था के लिए, संतुलन अवस्था के लिए तो ये मान रखते हैं वहाँ पर। तो माइनस का I1P प्लस I2R बराबर है जीरो, या फिर हम इसको लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, या फिर I1 बटा I2 बराबर R बटा P। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक ठीक है। I1P बराबर I2R, I1 बटे I2 करेंगे तो अपने पास आ जाएगा R बटा P। तो ये हमने किरचॉफ का नियम इस बंद परिपथ के लिए लगा दिया। अब जो दूसरा बंद पास है वो है बी सी डी पी। तो दूसरे बंद पास के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास कौन सा है, बी सी डी पी, बी सी डी पी। बी सी डी पी में KVL के वोल्टा नहीं, वही तीन परिपाटी में लगानी है। हमारे चलने का रास्ता क्या रहेगा, सबसे पहले हम चलेंगे बी से लेके सी पर। तो आप देख सकते हो कि धारा भी इसी दिशा में है और इसी दिशा में हम चल रहे हैं, तो माइनस आएगा, तो लगा दिया है माइनस। ठीक है, I1 माइनस आई, धारा है I1 माइनस आई, और कौन से प्रतिरोध में जा रही है, क्यू प्रतिरोध में जा रही है। ठीक है, अब हमें चलना है सी से लेके डी तक। देखना हमारे चलने का रास्ता तो है ये, और धारा हमारी जा रही विपरीत। तो हम लिखाएंगे यहाँ पर प्लस I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और कौन से प्रतिरोध में जा रही है, S प्रतिरोध में। तो यहाँ पर लिख दिया है S। अब हम जाएंगे डी से लेके बी पर। तो ये रहा डी, ये रहा बी। ऊपर की तरफ हमें जाना है जबकि धारा है नीचे की तरफ, इनकी विपरीत है, तो विपरीत आ गया तो दोबारा से कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस लगेगा। और प्रतिरोध है RG और धारा है IG। तो यहाँ पर हम लिखेंगे RG और IG बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक सबसे पहले हम गए बी से लेके सी, ये रहा बी, ये रहा बिंदु सी। हम चल भी उसी दिशा में रहे हैं और जिस दिशा में धारा है तो माइनस आ गया। अब मैं सी से लेके धारा की दिशा विपरीत हम जा रहे हैं साइड में, तो प्लस, धारा की दिशा नीचे की तरफ जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो प्लस। तो संतुलन अवस्था की बात करें तो संतुलन अवस्था के लिए IG का मान होता है 0। इस समीकरण में जहाँ भी IG है वहाँ पर हम रख देंगे 0। तो ये रहा एक तो IG, यहाँ पर 0 रखेंगे तो अपने पास आएगा माइनस I1Q प्लस प्लस, इसमें भी IG की जगह 0 रखेंगे तो I2S आ जाएगा, I2S, और ये IG 0 हो ही जाएगा तो बराबर में 0। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 बटे I2 बराबर S/Q। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। I1Q प्लस I2S बराबर 0, या फिर I1 बटे I2 बराबर S/Q। तो ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना कर सकते हैं, क्योंकि समीकरण 1 भी I1 I2 के बराबर में है और समीकरण 2 भी I1 बटा I2 के बराबर में ही है। तो समीकरण 1 व 2 की अगर हम तुलना करेंगे तो देखना कितना आएगा, यहाँ पर कर रहे हैं 1 व 2 से। 1 व 2 से करेंगे तो R बटा P बराबर S/Q, या फिर हम इसको लिख सकते हैं P बटा Q R बटे S, और यही प्रतिबंध है अपना V
वेस्टिटोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए, ये प्रतिबंध है संतुलन अवस्था के लिए। यह प्रतिबंध कब आया है? जब IG का मान क्या हो? 0 हो। अगर इस स्थिति में है वो IG का मान कितना होता है? 0 होता है। इसके देखना उल्टा भी सही है, अगर IG का मान 0 होगा तभी ये कंडीशन आएगी, और ये कंडीशन तभी आएगी जब IG का मान 0 हो। तो ये इसको बोलते हैं संतुलन की अवस्था, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था किरचॉफ के नियम की सहायता से। देखना इसको एक बार और समझते हैं, फिर हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा हम अब इस टॉपिक को समझेंगे। तो ये अपने पास एक वेस्टिटोन सेतु बनाया हुआ है, ये इसका सेल है, ये कुंजी K1 है। जैसे इस कुंजी में हम जैसे सेल में धारा प्रोवाइड करेंगे तो धारा बिंदु A पर जाने के बाद में 2 भागों में बढ़ जाएगी, एक तो I1 और एक I2। अब दोबारा से इस I1 को बिंदु B के ऊपर 2 रास्ते मिलेंगे, एक तो चली जाएगी धारा गैल्वेनोमीटर में, जबकि दूसरी चली जाएगी बिंदु C पर I1 माइनस IG के रूप में। अब D पर भी 2 रास्ते हैं, एक तो IG आ रही है, एक I2, बिंदु C पर जाएगी I2 प्लस IG, और वापस बिंदु C पर से I धारा आएगी, क्योंकि I1 प्लस I2 वो I के बराबर है। अब हमें किरचॉफ का लूप नियम लगाना है, और जो किरचॉफ का लूप नियम होता है वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो यहाँ पर एक बंद लूप है ABDA, तो ये बंद पास ABDA में हमने किया है, और रास्ता रहेगा सबसे पहले हम चलेंगे A से लेके B से लेके D से लेके A। तो किरचॉफ के वोल्ट का नियम से अगर हम भी जिस दिशा में चल रहे हैं, जिस दिशा में धारा है, तो माइनस लगेगा, माइनस लगा दिया। अब ये देख सकते हो हम भी इसी दिशा में चल रहे हैं और इसी दिशा में धारा है, तो माइनस लगा दिया। हम चल रहे हैं इस दिशा में और धारा इस दिशा में विपरीत है, तो लगा दिया प्लस। संतुलन अवस्था के लिए IG का मान होगा 0, तो अपने पास समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार हमने बंद पृष्ठ ये लिया है BCDB, इसमें भी हम इसी प्रकार से चले हैं। सबसे पहले B से लेके D, B से लेके C, बाद में C से लेके D और D से लेके B में। तो ये माइनस प्लस और यहाँ पर भी प्लस, IG का मान 0, समीकरण नंबर 2। 1 व 2 की हम तुलना करेंगे तो अपने पास ये समीकरण आएगा P/Q बराबर R/S, जो वेस्टिटोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए है। अब हम जो करने वाले हैं वो करेंगे किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है, तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। अब आपको बताएंगे कि IG की वाली कंडीशन है वो किस प्रकार से काम में करती है। अब देखना इसको, इसी वेस्टिटोन सेतु को अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखना कैसे ज्ञात करेंगे। एग्जाम्पल मानते हैं सबसे पहले हम, ये अपने पास एक वेस्टिटोन सेतु है, इसमें 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। एक प्रतिरोध तो ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, और एक प्रतिरोध ये रहा, और एक प्रतिरोध ये जोड़ दिया है, और एक प्रतिरोध जोड़ दिया है ये। ठीक है, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, यहाँ पर है C, यहाँ पर है D, ये है P और ये है Q और ये है R और ये है S। ठीक है, और जो संतुलन अवस्था के लिए जो होता है वो होता है P/Q बराबर R/S। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं 2 है, यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो है 2 ओम का, यहाँ पर हम प्रतिरोध मान लेते हैं 4 ओम का, यहाँ पर हम मान लेते हैं प्रतिरोध 3 ओम, यहाँ पर मान लेते हैं 6 ओम, यहाँ पर मान लेते हैं हम 8 ओम है। तो आपको किरचॉफ का नियम किस प्रकार से वेस्टिटोन सेतु की संतुलन लंबाई किस प्रकार से क्वेश्चन में लगानी है वो आपको बता रहे हैं अभी। कि अगर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो और आपको पूछ ले A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, सॉरी AC के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालोगे। तो आप तो ये देखोगे कि कौन से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और कौन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम तो देखना ये होता है, अगर इस प्रकार से सारे जुड़े हुए हैं वो तो हो गया श्रेणी क्रम। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, AB के बीच में अगर सारे के सारे प्रतिरोध जुड़े हैं वो तो होता है श्रेणी क्रम। अगर इस प्रकार से हो, इस प्रकार से अगर कोई भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, यहाँ पर है A, यहाँ पर है B, तो वो जो क्रम होता है
वो होता है समांतर क्रम। तो आप इसमें से देख सकते हो कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। अगर हम बात करें इसमें श्रेणी क्रम में है कि नहीं है, तो आप सीधी सी बात दिख रही है, नहीं है, क्योंकि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो सकते हैं, लेकिन ये तीसरा भी लगा हुआ है जिसका रास्ता अलग है, इसलिए ये श्रेणी क्रम में तो हो नहीं सकता। अब हम बात करें समांतर की, तो समांतर क्रम में ए और बी के बीच में सारे प्रतिरोध होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लो, ए और बी के बीच में सिर्फ एक ही प्रतिरोध है और ए डी के बीच में भी सिर्फ एक ही प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोध है, अगर तीनों का बिंदु अगर एक ही हो तो अब देखना, इसका बिंदु कुछ अलग है, इसका बिंदु कुछ अलग है, इसका बिंदु कुछ अलग है, सारे के सारे बिंदु अलग अलग हैं, तो ना तो ये समांतर क्रम में है और ना ही श्रेणी क्रम में। तो ऐसे प्रतिरोधों को हम कैसे फिर किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो देखना। तो सबसे पहले हमें P का मान दिया हुआ है कितना, 2, Q का मान कितना दिया हुआ है, 4 बराबर, R का मान कितना है, 3, PQ यहाँ पर होता है R और ये होता है S। R का मान दिया हुआ है 3 और S का मान दिया हुआ 6। तो इसको हम सरल करेंगे, 1/2 बराबर कितना आ गया है अपना, 1/2 आ गया है। यानी कि ये जो संतुलन अवस्था है ये संतुष्ट कर रही है। अगर ये अवस्था संतुलन संतुष्ट कर रही है तो इसमें Ig का मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर ऐसी इस स्थिति के अंदर कि दोनों की जो तुल्य भुजाएं, संलग्न भुजाएं अगर बराबर हैं तो Ig का मान आएगा 0। अगर Ig का मान 0 है तो इसके अंदर से, इस प्रतिरोध के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो याद रखना उस प्रतिरोध का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसलिए हमारे पास में जो प्रतिरोध बचेंगे वो सिर्फ 4 प्रतिरोध ही बचेंगे। और अब हम बता सकते हैं उन चारों प्रतिरोधों को कि वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। जैसे कि देखना, ये कंडीशन तो हो गई है अपनी, 1/2 बराबर 1/2 आई है, यानी कि P/Q बराबर अपने पास आ गया R/S के। अगर ये कंडीशन आती है तो उसमें Ig का मान होता है 0। अगर Ig का मान 0 होगा तो इस प्रतिरोध के अंदर से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इसको हमें छोड़ देना है। तो बाकी के जो बच गए उसको हम यहाँ पर लिखेंगे अब। और अब हमें पता चल जाएगा कि कौन से प्रतिरोध कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं और हम आराम से प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये था बिंदु A, ये B, ये C और ये बिंदु था D। ये कितना है यहाँ पर, 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3 और यहाँ पर है 6। ठीक है, ये दोनों कौन से क्रम में हैं, 2 और 4, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इस तार तो इस तार को सीधा करेंगे तो इस प्रकार से तो बनेगा ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, R1 + R2, तो ये हो गया है 4 और 2 6। अब ये 6 और 3 ये भी कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 6 और 3 9। तो अब की बार जो अपना डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर तो है 6 और यहाँ पर है 9। अब ये दोनों हो गए समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध हमें निकालना आता है 1/R1 + 1/R2, तो 1/6 + 1/9। इससे हम R का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर संलग्न भुजाएं बराबर हैं तो Ig का मान 0 होगा। Ig का मान 0 है तो इस वाले प्रतिरोध को हम छोड़ देंगे, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, और फिर हम आराम से बता सकते हैं कि कौन सा प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो हम R1 + R2 से मान निकालेंगे। अगर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो 1/R1 + 1/R2 से तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो ये अपना आज का टॉपिक था, ये अपना कंप्लीट हो गया।